Hello students, welcome to सरल फिजिक्स where physics is made सरल for NEET। लास्ट क्लास में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि देर आर सर्टेन सिस्टम ऑफ यूनिट्स विच वी फॉलो, जैसे कि FPS होता है, CGS होता है, MKS होता है, फिर MKS को मॉडिफाई किया, MKS को मॉडिफाई करने के बाद जो बना उसको हमने क्या बोला, दैट वाज कॉल्ड एज SI, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। डू यू रिमेंबर उसमें कितने बेस यूनिट्स होते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स? यस राइट, 7 बेस यूनिट्स होते हैं उसमें। MKS में जितने थे, मास लेंथ टाइम, वो तो है ही उसमें, प्लस 4 हमने और उसमें फंडामेंटल यूनिट्स और क्वांटिटीज हमने ऐड कर दी। वो कौन कौन सी थी? टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिनके मैंने फंडामेंटल यूनिट्स भी बताए थे। एंड आई टोल्ड यू कि उसी में 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी हैं, उनके नेम्स मैंने आपको बताए थे। वन वाज कॉल्ड एज रेडियन एंड द अदर वाज कॉल्ड एज स्टीरेडियन। एक तो अभी उसके बारे में हम बात करेंगे, पर अगर मुझे यूनिट्स को ही क्लासिफाई करना हो, मैंने सिस्टम ऑफ यूनिट्स तो आपको बता दिया कि कौन सा सिस्टम फॉलो करना है, CGS फॉलो करना है, FPS करना है, MKS करना है या SI करना है। तो हमें आंसर मिला कि भाई हम SI करेंगे, क्योंकि वो सबको मॉडिफाई करने के बाद बनाया गया। तो लास्ट में जो हमारे पास बना है दैट इज SI यूनिट, उसी को हमने फॉलो करना है। वो बात खत्म। अब मैं सिर्फ यूनिट्स की बात कर रहा हूं। क्या मैं यूनिट्स को किसी तरीके से क्लासिफाई कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकता हूं? अगर तो मैं यूनिट्स की बात करूं तो यूनिट्स आपके कुछ तो होते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स आप किसको बोलते हो? वो सारे यूनिट्स जो फंडामेंटल क्वांटिटीज के हों। दैट मींस SI सिस्टम की बात करूं तो मेरे पास कितने फंडामेंटल यूनिट्स हो गए? 7 हो गए। कौन कौन से? मास लेंथ टाइम का हो जाएगा kg मीटर सेकेंड, उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, टेम्परेचर का केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला। तो ये सारे के सारे फंडामेंटल यूनिट्स हैं। दैट मींस वो सारे यूनिट्स जो फंडामेंटल क्वांटिटीज के हैं वो फंडामेंटल यूनिट्स हो जाएंगे। ये पहली बात। दूसरी बात, कुछ ऐसे यूनिट्स भी तो होते हैं जो मैं इनको यूज करके आगे बनाता हूं फर्दर, जैसे कि स्पीड का यूनिट होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जो मीटर पर सेकेंड है वो फंडामेंटल यूनिट नहीं है, क्योंकि आपने 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज को यूज करके इसको डिराइव किया है, तो ये फंडामेंटल नहीं कहलाएगा। आप इसको बोलोगे डिराइव्ड यूनिट। आई होप यू अंडरस्टैंड। कुछ यूनिट होते हैं फंडामेंटल, जो फंडामेंटल क्वांटिटी से जुड़े हुए हैं, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। उनको जब इंडिविजुअली आप यूज करोगे दे विल बी कॉल्ड एज द फंडामेंटल यूनिट्स। बट उनको मिक्स करके, इकट्ठा करके, कंबाइन करके अगर आप किसी और चीज का यूनिट बनाते हो तो आप उस यूनिट को बोलते हो इट इज अ डिराइव्ड यूनिट। क्या बोलते हैं उसको हम? डिराइव्ड यूनिट। तो एक तो हो गए आपके फंडामेंटल यूनिट्स और एक होते हैं आपके डिराइव्ड यूनिट्स। देन थर्ड आता है जो ऐसा यूनिट मैंने आपको बताया था, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या मतलब होता है सप्लीमेंट्री यूनिट्स का? सप्लीमेंट्री यूनिट्स आपके 2 यूनिट्स हैं, एक है रेडियन और दूसरा है स्टीरेडियन। एक बात समझ लो, सबसे बेसिक जो इन दोनों से रिलेटेड है, जो रेडियन है वो 2 डायमेंशन का एंगल है, 2 डायमेंशन में हम बात करते हैं, और जो स्टीरेडियन है वो 3D का एंगल है। कैसे? देखो, ये मेरे पास एक सर्कल बना हुआ है और मुझे पता है इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस है r, और आपको यह भी पता है कि जो सर्कल है इसका एक सरकमफ्रेंस भी होता है। सरकमफ्रेंस मतलब लेंथ भी होती है इसकी। अब अगर मैं इस पूरे सर्कल का छोटा सा पार्ट उठाऊं तो उसको मैं बोलूंगा आर्क। क्या बोलेंगे उसको हम? आर्क। अब मैंने क्या किया, मैंने आर्क जो ली वो किसके इक्वल ली? रेडियस के इक्वल। मतलब आर्क की जो लेंथ मैंने ली वो कितनी ली मैंने? रेडियस के इक्वल ली। तो मान लो वो आर्क की लेंथ थी इतनी, ये वाले यहां से यहां तक, ये वो आर्क की लेंथ है जो कि किसके इक्वल है? आर के इक्वल है। फिर मैंने देखा कि ये वाली जो आर्क है ये सेंटर पे कितना एंगल बना रही है, तो मैंने इसको यहां से ज्वाइन कर दिया। तो एक ये और एक ये 2 लाइंस आ रही हैं इस आर्क से,
और वो सेंटर पे बना रही है एंगल थीटा। क्लियर है? और वो जो थीटा होता है उसका एक्सप्रेशन होता है L अपॉन आर, और अगर मैं L को R के इक्वल ही ले लूं तो थीटा आ जाएगा 1, और इसी को बोलते हैं 1 रेडियन। तो रेडियन क्या है? रेडियन क्या है? एक एंगल है। कौन सा एंगल? जो सबटेंड किया गया। कहां पे किया गया? सेंटर ऑफ द सर्कल पे। किसने किया? आर्क ने। कितनी लंबी आर्क थी वो? रेडियस जितनी हमने ले ली तो वो 1 रेडियन था। अगर अलग लेंथ ले लोगे आप आर्क की तो वैल्यू यहां पे अलग आ जाएगी। मैं तो 1 रेडियन समझा रहा हूं आपको। तो रेडियन हम उस एंगल को बोलते हैं, रेडियन उस एंगल का यूनिट है जो एंगल एक आर्क सबटेंड करती है सर्कल पे। तो किसी भी आर्क के द्वारा किया गया सेंटर पे एंगल जो सबटेंडेड है, मतलब कोई भी आर्क जो सेंटर पे एंगल सबटेंड करती है उसको हम रेडियंस में नापते हैं। एज सिंपल एज दैट। इसी चीज को आप 3D में समझो। अब मैंने एक फुटबॉल ली, मान लो आपके पास फुटबॉल है और आप फुटबॉल जो बनी हुई है ना वो आपको ऐसे समझाते हैं कि वो चॉकलेट की बनी हुई है। फुटबॉल शेप में एक चॉकलेट है आपके पास, फुटबॉल की शेप में आपके पास एक चॉकलेट है, चॉकलेट केक है, चलेगा? चॉकलेट केक है। अब मैंने क्या किया, अब क्योंकि वो जो चॉकलेट है वो फुटबॉल की शेप की है, मुझे बताओ फुटबॉल की जो शेप होती है उसको क्या बोलते हैं हम उसको बोलते हैं कि वो क्या है? स्फेयर। और स्फेयर का रेडियस होगा? बिल्कुल होगा। उस स्फेयर का रेडियस का मैं स्क्वायर कर देता हूं तो वो बन गया आर स्क्वायर। अब मैंने उस चॉकलेट केक में से कुछ इस तरीके से एक पीस निकालना है ताकि जो उसका ऊपर वाला एरिया हो, ऊपर सरफेस एरिया हो, मतलब अगर ये वो मेरा चॉकलेट है तो यहां से मान लो मुझे एक ऐसे पीस निकालना है और ये वाला जो एरिया है वो किसके इक्वल होना चाहिए? आर स्क्वायर के। इमेजिन हो रहा है? चलो अब ये फोटोज देखो। सबसे पहले आप फोटो देखो रेडियन की। रेडियन आ गया होगा, बहुत इजी है समझना। रेडियन क्योंकि 2D है। रेडियन हम उस एंगल को बोलते हैं जो कि एक आर्क सबटेंड करती है सेंटर ऑफ द सर्कल पे। बात खत्म। स्टीरेडियन, स्टीरेडियन 3D का कॉन्सेप्ट है। पहली बात दिख रही है फोटोग्राफ? स्टीरेडियन। मैंने आपको बताया मेरे पास एक फुटबॉल शेप में एक चॉकलेट का केक है और मैं उसमें से एक पीस निकालना चाहता हूं। अब आप वो पीस देखो, जैसी आपको शेप दिख रही है ना डार्क सी, जो एक तो पूरा आपको स्फीयर दिख रहा होगा, उसमें एक अलग सी डार्क सी शेप दिख रही है जो कि सेंटर पे मीट कर रही है जाके, वो वही पीस ऑफ केक है जिसको मैं बाहर निकालना चाहता हूं। और उसका बाहर से एरिया जो है वो कितना है? आर स्क्वायर के इक्वल है। तो जब आप किसी स्फीयर में आर स्क्वायर जितना एरिया ले लो और वो आर स्क्वायर वाला एरिया सेंटर पे जितना एंगल बना रहा है उसको हम स्टीरेडियन में नापते हैं और उसको हम एक सॉलिड एंगल बोलते हैं। सॉलिड एंगल नाम उसको क्या बोलते हैं हम? सॉलिड एंगल। तो 3D में जो एंगल होता है उसको एंगल ना बोल के हम सॉलिड एंगल बोलते हैं और उसका यूनिट होता है स्टीरेडियन। आई होप आपको ये बात आ गई है समझ में। रेडियन किसको बोला, स्टीरेडियन किसको बोला। तो अभी मैंने आपको बताया फंडामेंटल यूनिट, फिर मैंने आपको बताया डिराइव्ड यूनिट, फिर मैंने बताया आपको सप्लीमेंट्री यूनिट। अब इसके बाद भी 2 क्लासिफिकेशंस और हैं, पर पहले मैंने आपको जितना समझाया उसको नोट्स की फॉर्म में लिख लेते हैं, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। तो आप अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट्स। हाँ जी, तो हेडिंग बनी है आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट्स। तो इसमें आपका सबसे पहले जो आएगा दैट विल बी कॉल्ड एज फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स कौन से होते हैं? यूनिट्स
of fundamental quantities are called as fundamental units. In SI system, there are 7 फंडामेंटल यूनिट्स. ये तो हम पढ़ चुके हैं कौन कौन से हैं वो. 7 फंडामेंटल यूनिट्स. क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल लिख लेते हैं यहाँ पे केल्विन, केजी, मोल, सेकेंड, एटसेट्रा. फिर आते हैं बेटा आपके कौन से डिराइव्ड यूनिट्स. डिराइव्ड यूनिट्स किसके होंगे? आपके डिराइव्ड क्वांटिटीज के. यूनिट्स ऑफ डिराइव्ड quantities are called as derived units. For example, speed is equal to distance upon time. सो मीटर पर सेकेंड इज डिराइव्ड यूनिट. ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं. एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, उसके बाद आपका फोर्स, वर्क, एनर्जी, ये सारे के सारे डिराइव्ड यूनिट्स ही तो हैं जो कि इनको यूज करके हमने बनाए हैं. तो बेस को यूज करके अगर आप कुछ बना रहे हो तो आपने उसको डिराइव किया. बनाना मीन्स डिराइव करना, तो इसलिए उसको बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट्स. ओके, देन आता है आपका सप्लीमेंट्री यूनिट्स. तो हमारे एसआई सिस्टम ने मेंशन किया कि हम एक 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी दे रहे हैं. एक को बोला रेडियन और एक को बोला स्टीरेडियन. रेडियन फिर से बता रहा हूं मैं आपको. रेडियन जो है, फोटोग्राफ देखो फिर से, रेडियन वो वाला एंगल है. 1 रेडियन किसको बोलेंगे? 1 रेडियन की बात करते हैं. 1 रेडियन वो एंगल है जो कि सेंटर ऑफ द सर्कल पे बनाता है. कौन बनाता है? आर्क बनाती है. आर्क. आर्क किसकी? सर्कल की आर्क. तो आपने एक सर्कल लिया, सर्कल की एक छोटी सी आर्क ली और उस आर्क की लेंथ को आपने सर्कल के रेडियस के इक्वल लिया. तो वो आर्क अब जो सेंटर पे एंगल बनाएगी सर्कल के, उसको 1 रेडियन बोलेंगे. 1 रेडियन. तो अगर मैं लेंथ ऑफ द आर्क को रेडियस ऑफ द सर्कल के इक्वल ना लूं तो उसको रेडियन नहीं बोलेंगे. क्यों नहीं बोलेंगे? तब भी रेडियन होगा, पर 1 रेडियन नहीं होगा, कुछ और वैल्यू होगी. मान लो आपने डबल लेंथ ले ली रेडियस की, तो 2 रेडियंस बन जाएगा, पर बनेगा जरूर. तो सेंटर पे बनने वाला एंगल जो आर्क बनाती है, आर्क किसकी? सर्कल की. और किसके सेंटर पे बनाती है? सर्कल के सेंटर पर ही. उसको 1 रेडियन बोलते. तो उसको लिख ले. One radian is the angle subtended at the center of circle by an arc of length equal to radius of circle. तो 1 radian is equal to length of arc
अपॉन, या यहां पे लिखते हैं एंगल इन रेडियंस, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस ऑफ सर्कल, इफ L is equal to R, then angle is 1 रेडियन। समझ में आ रही है बात? तो हमने रेडियन को बोला कि वो लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस ऑफ सर्कल है, दोनों को इक्वल कर दोगे तो जो आपका एंगल बनेगा उसको हम 1 रेडियन बोल देंगे। समझ में आई बात? इसके बाद करेंगे स्टीरेडियन, इसको पहले नोट डाउन कर लो आप। 1 स्टीरेडियन के बारे में लिखें, तो बेटा स्टीरेडियन फिर से बता रहा हूं मैं आपको, फोटोग्राफ देखो अब दोबारा। इस फोटोग्राफ में आपको डार्क पोर्शन देखो स्फेयर का, जो ब्राउनिश से कलर में है, ब्राउनिश ऑरेंजिश से कलर में है, जो वो आपका उस पूरे स्फेयर का एक वो वाला पार्ट है जिसका एरिया हमने रेडियस ऑफ स्फेयर के स्क्वायर के इक्वल ले लिया। समझ में आई बात? अगर रेडियस ऑफ स्फेयर मान लो 5 मीटर्स है और 5 का स्क्वायर होता है 25, तो वो वाला जो मैंने सरफेस पे एरिया लिया है वो किसके इक्वल है? 25 मीटर स्क्वायर के इक्वल है। अब वो 25 मीटर स्क्वायर जो आप डार्क पोर्शन देख रहे हो, सेंटर पे जो एंगल बना रहा है, इट इज 1 स्टीरेडियन। अब आ गया समझ में? आई होप सरल वे में मैंने आपको इसको समझा दिया है। सो 1 स्टीरेडियन is the angle subtended at the center of the sphere by the surface of sphere having area equal to square of रेडियस ऑफ स्फेयर। स्फेयर का रेडियस लिया, उसका स्क्वायर किया, उतना ही एरिया आपने उस स्फेयर के सरफेस पे लिया, उसने जो सेंटर पे एंगल बनाया उसको बोलेंगे हम 1 स्टीरेडियन। हेंस आई बिलीव आपको सप्लीमेंट्री यूनिट से क्लियर हो गए हैं, इमेजेस से ही ये क्लियर होता है आपका 1 स्टीरेडियन। आपको अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करूंगा, क्योंकि 3D चीज को आप 2D में कैसे बनाओगे? अगर मैं आपको बोलता हूं स्फेयर बनाओ इस व्हाइट बोर्ड पे, तो आप एक सर्कल ही बनाओगे तब भी, बिकॉज जब आप स्फेयर को 2D में बनाते हो तो क्या होता है? एक सर्कल ही होता है। समझ में आ रही है बात? अच्छा, अब क्या हुआ कि अब एक बार बात चली कि चंडीगढ़ से दिल्ली कितनी दूर है? 250 किलोमीटर्स। ओके, ठीक है। अच्छा, चंडीगढ़ से जयपुर कितनी दूर है? सर 600 700 600-700 के बीच में है कहीं पे। ओके, ठीक है। अच्छा, अर्थ से सन कितनी दूर है? अब आप लगे किलोमीटर्स में हिसाब लगाने, ऐसे 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 ऐसे। अच्छा, फिर किसी ने पूछ लिया सन का डिस्टेंस उस स्टार से कितना है? आप फिर लगे कैलकुलेशन करने, किलोमीटर किलोमीटर किलोमीटर। अच्छा, फिर उसके बाद किसी ने आपसे पूछा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जो होता है एटम का न्यूक्लियस, उसका साइज बताओ। फिर आप किलोमीटर में लगे करने, ऐसे 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 ऐसे। तो हमें कुछ जरूरत महसूस हुई। क्या जरूरत महसूस हुई? हमें ये जरूरत महसूस हुई कि जब हम प्रैक्टिकल बात करते हैं कोई, जब मैं एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस की बात कर रहा हूं, मून और सन के बीच में, अर्थ और सन के बीच में, सन और स्टार के बीच में, अर्थ और किसी स्टार के बीच में, अर्थ और जुपिटर के बीच में, जब मैं एस्ट्रोनॉमिकल लेवल पे बात करूं तो मुझे एक नया यूनिट बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा? क्योंकि प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट है। मैं हर बार इतने लंबे लंबे किलोमीटर नहीं बोलना चाहता, मैं बहुत शॉर्ट रखना चाहता हूं नाम उसका। ऐसे चिंकू मिंकू सोनू मोनू ऐसे नाम रखता है ना छोटे छोटे, शॉर्ट शॉर्ट, ताकि बोलने में और काम करने में आसानी रहे। तो पहले तो हमने क्या किया कि हमने अर्थ के सेंटर से लेके सन के सेंटर तक का डिस्टेंस नाप लिया एस्ट्रोनॉमिकल थ्योरीज वगैरह यूज करके, और वो वैल्यू निकल के आई
1.5 इंटू 10⁻11 मीटर्स, ऐसा यूनिट में इतना निकल के आया 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर्स। अब साइंटिस्ट ने सोचा कि जब भी बात करेंगे हम अर्थ और सन के बीच के डिस्टेंसेस की, तो हम हमेशा इतना बड़ा डिस्टेंस बोलेंगे 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर्स, 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर्स, 6.6 इंटू 10⁻11 मीटर्स। तो काफी लंबा लगता है ना इसको बोलने में, तो हमने इसका एक शॉर्ट नाम रख दिया कि इतनी बड़ी चीज को आप एक नया नाम दे दो और उसको बोल दो आप 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 AU। अब देखो बोलना आसान हो गया। अब अगर मुझे ये बोलना हो कि इतना बड़ा डिस्टेंस है, तो उसकी बजाय मैं सिर्फ एक छोटा सा नाम बोलूंगा 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तो मेरा आंसर जो है वो एक शॉर्ट सा बन गया, क्यूट सा बन गया, आसान हो गया मुझे यूज करने में, बताने में कि सन सेंटर ऑफ अर्थ से लेके सेंटर ऑफ सन का डिस्टेंस कितना है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब फायदा क्या हुआ कि मान लो मुझे अर्थ से किसी स्टार का डिस्टेंस पता करना है और मुझे यह पता लगा कि उसका जो स्टार का डिस्टेंस है अर्थ से वो निकल के आया 4.5 इंटू 10⁻11। फिर मैंने चेक किया कि इतना बड़ा डिस्टेंस बोलने की बजाय अगर मैं बोल दूं इसको कि ये 3 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, तो इसका मीनिंग तो सेम ही हो गया। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हमने अपने कन्वीनियंस के लिए बना लिया कि इतने बड़े डिस्टेंस को हमने 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोल देना, तो जब भी ये डिस्टेंस आपको कहीं भी दिखे तो उसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोल दो। तो अर्थ और एक पर्टिकुलर स्टार के बीच में कितना डिस्टेंस है, 3 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। समझ में आ गया आप क्या बोलना चाह रहे हो। सिमिलरली न्यूक्लियस का साइज, अब न्यूक्लियस का अगर साइज है या मैं किसी मॉलिक्यूल के साइज की बात करता हूं, तो उसमें हमने छोटे छोटे नेम्स रखे हुए हैं। फॉर एग्जांपल एक तो पता ही होगा आपको, जैसे एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर्स, तो उसको ये बोलने की बजाय हम एंगस्ट्रॉम बोल देते हैं। 2 एंगस्ट्रॉम, 3 एंगस्ट्रॉम, 4 एंगस्ट्रॉम, तो एंगस्ट्रॉम एक यूनिट बनाया मैंने। तो ऐसे यूनिट्स जिनका यूज हम प्रैक्टिकली करते हैं, हमें उनकी जरूरत है प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में, जब भी हम आम भाषा में, बोलचाल की भाषा में उनको यूज करते हैं तो प्रैक्टिकल जरूरत बन जाती है। तो ऐसे यूनिट्स जो कि हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए बनाए हुए हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के लिए, उनको बोलते हैं प्रैक्टिकल यूनिट्स। तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स था आपका थर्ड, हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं यूनिट्स की। फोर्थ क्लासिफिकेशन आएगी आपकी प्रैक्टिकल यूनिट्स। मैं कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स लिखवाऊंगा अभी, आपको याद रखने हैं वो आपको। देन उसके बाद आते हैं इम्प्रॉपर यूनिट्स। इम्प्रॉपर यूनिट्स हैं जो यूनिट तो हैं पर वो इम्प्रॉपर हैं। क्यों इम्प्रॉपर हैं? क्योंकि आप बात किसी और चीज की कर रहे हो, यूनिट आपने कोई और घुसाया हुआ उसमें। जैसे केजी वेट, केजी वेट की अगर मैं बात करूं, आपको पता है ये किसका यूनिट है? वेट का या फोर्स का। अब फोर्स और वेट में आपने मास को यूज किया हुआ है यहाँ पे यूनिट के अंदर, केजी, तो वो इम्प्रॉपर सा लगता है वो। तो लास्ट आपकी इम्प्रॉपर यूनिट्स की क्लासिफिकेशन आएगी। तो आपकी 3 करवा दी है मैंने सप्लीमेंट्री यूनिट्स तक। पहला किया हमने फंडामेंटल यूनिट्स, फिर किया डिराइव्ड यूनिट्स, फिर किया सप्लीमेंट्री। अब बची हैं 2, वन इज योर प्रैक्टिकल यूनिट्स एंड अदर इज द इम्प्रॉपर यूनिट्स। तो उनको अभी हम कवर अप कर लेते हैं, नोट्स की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो यहां पे मैं इसको रब कर देता हूं। तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है यहां से अब यूनिट्स के रिगार्डिंग, अब उसमें आपकी नॉलेज में इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। यूनिट्स को कैसे डील करना है, कौन से यूनिट कैसे होते हैं, सो दैट ऑल इंपॉर्टेंट स्टफ यू विल बी इन अ पोजीशन टू अंडरस्टैंड। ठीक है, लेट मी रब दिस ऑल्सो। ओके, तो डी आया आपका यहां पे प्रैक्टिकल यूनिट। सर आपको पता है प्रैक्टिकल यूनिट्स की जरूरत हमें क्यों पड़ी? क्योंकि जो एसआई यूनिट्स हैं उनका साइज फिक्स है। जैसे मीटर की मैं बात करूं तो आप मीटर को स्ट्रेच थोड़ी कर सकते हो, मीटर जितना है तो है। तो जो साइज है आपका फंडामेंटल यूनिट्स का, दैट इज फिक्स्ड। हेंस वी फेल्ट कि हमें एक प्रैक्टिकल यूनिट की अब जरूरत है, सो दैट हमारा जो एनालिसिस है किसी भी चीज का वो आसान हो जाए। सो दैट वाज द नीड। ड्यू टू फिक्स्ड साइज ऑफ
SI units, comma, practical units are defined for both fundamental quantities and derived quantities. अब डिराइव्ड क्वांटिटीज के लिए भी हमने कुछ फंडा वो बनाए हुए हैं प्रैक्टिकल यूनिट्स. आपको एक कॉमन एग्जांपल देता हूं जो आप यूज करते हो घर में या हम डेली लाइफ में. पावर का एक प्रैक्टिकल यूनिट है हॉर्स पावर. मतलब 746 वॉट्स बोलने की बजाय आप उसको 1 हॉर्स पावर बोल दो. सिंपल. तो हॉर्स पावर इज द डिराइव्ड यूनिट, प्रैक्टिकल डिराइव्ड यूनिट. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल horsepower is the practical unit for power which is a derived quantity. तो हॉर्स पावर पावर का प्रैक्टिकल यूनिट है और पावर कैसी क्वांटिटी है? डिराइव्ड क्वांटिटी है. यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं. देन लाइट ईयर इज द प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ लेंथ which is fundamental quantity. Which is fundamental quantity. अब बेटा मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल यूनिट्स यहां पे लिख के दे रहा हूं और उनके बेस पे क्वेश्चंस कई बार आ चुका है. सो सम ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ लेंथ. लेंथ के ही बता रहा हूं मैं आपको. जैसे कि 1 लाइट ईयर दैट इज 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर्स. लाइट ईयर पता है आपको क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर. नंबर 2 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर्स. 3 1 पारसेक. एक्चुअली ये है आपका पैरालैक्टिक सेकेंड. अब नाम से इसमें सेकेंड आ रहा है, नाम में देखो सेकेंड आ रहा है ना, तो कंफ्यूजन यही रहती है इसमें कि ये सेकेंड टाइम का यूनिट होगा पर ये डिस्टेंस का है, तो इसको ऊपर स्टार लगा लेना, इंपॉर्टेंट है. पैरालैक्टिक सेकेंड दैट इज 3.26 लाइट ईयर्स. और लाइट ईयर मुझे पता है मीटर्स में कितना, तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो. तो 3 आपने याद रखने हैं, लाइट ईयर, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और पैरालैक्टिक सेकेंड. तो ये हो गए आपके प्रैक्टिकल यूनिट्स. इसके बाद अब हम लिखते हैं किसके बारे में? इम्प्रॉपर यूनिट्स के बारे में. चलो, इम्प्रॉपर यूनिट्स किसको बोला? इम्प्रॉपर यूनिट्स वो यूनिट्स होते हैं जिनका नेचर डिफरेंट होता है. किससे? फिजिकल क्वांटिटी से. कौन सी फिजिकल क्वांटिटी? जिसका वो यूनिट है. अब फिजिकल क्वांटिटी आपने रखी वेट. वेट का नेचर है फोर्स, आपने उसका यूनिट बना दिया जी केजी वेट, और केजी का नेचर है मास. समझ में आई बात? सो इम्प्रॉपर यूनिट्स फिफ्थ होगा ये आपका, इसको बोलेंगे हम इम्प्रॉपर यूनिट्स. सो यूनिट्स
having different nature from physical quantity of which they are the unit are called improper units. उनको क्या बोला जाता है? improper units. For example, kg weight is the unit of force, but kg represents mass. तो ये इम्प्रॉपर यूनिट है. यूज होता है, मना नहीं कर रहा हूं, यूज होता है, पर ये इम्प्रॉपर है. तो kg वेट में इसको तो हम यूज करते हैं फोर्स को बताने के लिए, बट kg अपने आप में मास को रिप्रेजेंट करता है. तो kg का नेचर मास है, kg वेट का नेचर फोर्स है. तो आपका ये कैसा बन जाएगा? इम्प्रॉपर यूनिट. सो ये बहुत सिंपल सी डेफिनेशन इम्प्रॉपर यूनिट की. जस्ट राइट इट डाउन, देन विल मूव फॉरवर्ड. हाँ जी, अब आगे हम बात करेंगे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है. फिजिकल क्वांटिटीज आप सबको पता है, वो सारी क्वांटिटीज जिनको हम यूज करते हैं फिजिक्स में चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए, लॉज को एक्सप्लेन करने के लिए, वो होती हैं फिजिकल क्वांटिटीज. अब फिजिकल क्वांटिटी की अगर मैं बात करूं तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी ले लेते हैं, उस फिजिकल क्वांटिटी को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है. तो फिजिकल क्वांटिटी मान लो मैंने ले ली, फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक इट एज डिस्टेंस. तो डिस्टेंस क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है. अब मैंने क्या किया, मैं इस डिस्टेंस को एक्सप्रेस करना चाहता हूं कि मैं एक पर्टिकुलर डिस्टेंस बताना चाहता हूं. तो मैंने बोला 30 मीटर. इसी को मैं लिख सकता हूं, मीटर को सेंटीमीटर में करना है, 3000 सेंटीमीटर. इसी को मिलीमीटर में कर सकते हैं, सेंटीमीटर से मिलीमीटर जाना है, एक और जीरो लगा दो. समझ में आ रही है बात? तो अब मैं एक डिस्टेंस को एक्सप्रेस करना चाहता हूं और वो डिस्टेंस की वैल्यू थी 30 मीटर. उस 30 मीटर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ऐसे भी लिख सकता हूं, ऐसे भी लिख सकता हूं. सबसे पहली बात आपने जो ये समझनी है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए दो चीजें चाहिए. एक होता है उसका मैग्नीट्यूड और एक होता है उसका यूनिट. तो मैग्नीट्यूड और यूनिट मिलकर किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करते हैं. किसी फिजिकल क्वांटिटी को क्या करते हैं? एक्सप्रेस करते हैं. मैग्नीट्यूड को हम लिख लेते हैं n, यूनिट को लिख देते हैं हम u. तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है मेरी, कोई भी फिजिक्स की फिजिकल क्वांटिटी है, वो nu है. कोई भी ले लो फिजिकल क्वांटिटी, मतलब उस क्वांटिटी का एक मैग्नीट्यूड होगा और उसका एक यूनिट होगा. आ रही है बात समझ में? जैसे यहां पे चलते हैं हम, यहां पे n की वैल्यू 30, u की वैल्यू मीटर्स. u भी एक सिस्टम है, मीटर. यहां पे n की वैल्यू 3000 और u हो गया सेंटीमीटर. यहां पे n की वैल्यू 30,000 और u हो गया मिलीमीटर. एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं आपको मैं इसी में, जैसे जैसे आपका n बढ़ रहा है, n बढ़ गया, पहले 30 था, फिर 3000 हो गया, फिर 30,000 हो गया, वैसे वैसे आपका जो यूनिट का साइज है वो कम होता जा रहा है. साइज की बात कर रहा हूं. अगर मैं मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर की बात करूं तो सबसे छोटा साइज किसका होता है? मिलीमीटर का. सबसे बड़ा साइज क्या होता है? मीटर का. इन तीनों में तो अगर आपका यूनिट का साइज बड़ा है तो वैल्यू छोटी आएगी, और अगर आपका यूनिट का साइज छोटा है तो वैल्यू बड़ी आ जाएगी, क्योंकि मुझे तो उतनी ही क्वांटिटी को एक्सप्रेस करना है ना. मुझे एक जगह से दूसरी जगह, मान लो ए से बी जाना था, और ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस आया 30 मीटर आया. अब मुझे इस डिस्टेंस को एक्सप्रेस करना है, तो मैंने इसको लिख दिया 30 मीटर. मैं इसको 3000 सेंटीमीटर भी लिख सकता हूं, 30,000 मिलीमीटर भी लिख सकता हूं. पॉइंट ये है कि अगर मैं यूनिट का साइज छोटा करता जाऊंगा तो मेरा जो n का साइज है वो बड़ा होता जाएगा, क्योंकि a और b के बीच का डिस्टेंस तो फिक्स है ना. फिजिकल क्वांटिटी तो फिक्स है आपकी.
अगर आप उसको एक्सप्रेस करने का नेचर चेंज कर रहे हो तो अकॉर्डिंगली वैल्यूज चेंज होंगी। तो इसका मतलब अगर मैं साइज और बड़ा ले लूं तो वैल्यू और छोटी हो जाएगी, बिल्कुल छोटी हो जाएगी। किलोमीटर ले लो, अगर मैं साइज यहां पे किलोमीटर कर देता हूं तो 30/1000, तो ये बनेगा 0.03, तो आपका 0.03 हो गया। आ रहा है पॉइंट समझ में जो मैं समझा रहा हूं आपको? जैसे ही आपने यूनिट का साइज बड़ा किया, सबसे बड़ा किया, तो वैल्यू सबसे छोटी हो गई आपकी 0.03, और आपने जब यूनिट का साइज सबसे छोटा किया तो वैल्यू सबसे बड़ी हो गई। और एक पॉइंट समझ लो, ये सारी की सारी चीजें ए और बी के बीच का डिस्टेंस ही बता रही हैं। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी कैसे रिप्रेजेंट की जाती है? एन यू से, और जो एन होता है वो यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर यू का साइज छोटा होता जाएगा तो एन का साइज बड़ा होता जाएगा। ये देखो, यू का साइज छोटा हो रहा है ऐसे, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, तो इस डायरेक्शन में यू का साइज छोटा हो रहा है, तो इस डायरेक्शन में एन का साइज बड़ा होता जाएगा, 0.03, 30, 3000, 30,000। सो दैट मीन्स जो मेरा 30 मीटर है और जो मेरा 3000 सेंटीमीटर है वो सेम है। तो इसको मैं N1U1 बोल सकता हूं, इसको मैं N2U2 बोल सकता हूं, और ये दोनों के दोनों किसके इक्वल हैं? NU के इक्वल है। ये एक सिस्टम में N1U1 है, ये दूसरे सिस्टम में N2U2 है, पर है तो ये हमेशा इतना ही जो ए और बी के बीच का डिस्टेंस है। समझ में आ रही है बात जो मैं समझा रहा हूँ? दिस इसी को बोलते हैं सरल फिजिक्स। मैं आपको सरल वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आसान तरीके से आपके दिमाग में घुस जाए। नोट्स तो बना लेंगे हम, इसके पॉइंट्स लिख लेंगे। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आप एक्सप्रेस करते हो बाय यूजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड इट्स यूनिट। मैग्नीट्यूड की एक वैल्यू होती है, यूनिट का एक पर्टिकुलर साइज होता है। सबसे बड़ा यूनिट है किलोमीटर, तो उसका मैग्नीट्यूड बहुत छोटा मिलेगा आपको इसी डिस्टेंस के लिए। ऐसा ही हर एक चीज में वैलिड है। आ रही है बस समझ में? तो ये अब आपका टॉपिक बनता है हाउ टू एक्सप्रेस अ फिजिकल क्वांटिटी। तो इसको भी हम करना स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो टॉपिक बना आपका अब हाउ टू एक्सप्रेस अ फिजिकल क्वांटिटी। It is expressed by its magnitude n and unit small u। तो फिजिकल क्वांटिटी जो होती है आपकी वो क्या होती है? आपका मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट। तो Q इज इक्वल टू N इंटू यू। ऐसे आप फिजिकल क्वांटिटी को क्या करते हो? एक्सप्रेस करते हो। फॉर एग्जाम्पल, फिजिकल क्वांटिटी मैं ले रहा हूं यहां पे डिस्टेंस इज इक्वल टू 30 मीटर्स। तो ये आपका n है और ये आपका u है। और अगर मैं यहां पे यूनिट्स को चेंज कर दूं तो n की वैल्यू चेंज हो जाएगी, पर पूरी क्वांटिटी तो इसी के इक्विवेलेंट रहेगी। इज इक्वल टू कितना? सेंटीमीटर। अब ये n बन गया और ये u बन गया। तो अब मैं अगर आपको बोलूं मीटर कौन सा फंडामेंटल यूनिट है एसआई सिस्टम में, और सेंटीमीटर किस में है? सीजीएस में। तो सीजीएस में मैं लिखूंगा 3000 सेंटीमीटर, एसआई में मैं लिखूंगा 30 मीटर। तो दैट मींस है तो ये एक ही क्वांटिटी। तो इसका मतलब
N1U1 इज इक्वल टू N2U2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसका मतलब ये है N इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू U। अगर आप U का साइज कम करते जाओगे तो N की वैल्यू बढ़ती जाएगी, क्योंकि उस पूरी क्वांटिटी को सेम रहना। तो ये तो हम फर्स्ट एग्जांपल लिख सकते हैं इसको। सेकंड आप ऐसे लिख लेना, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 3.28 फुट या फीट। अब ये आपका SI सिस्टम में है, ये आपका CGS सिस्टम में है, और ये आपका FPS सिस्टम में। चाहे आप 1 मीटर बोल लो, चाहे आप 3.28 फीट बोल लो, चाहे आप 1 मीटर बोलो, चाहे 3.28 फीट बोलो, ये एक ही बात है। सो दैट मीन्स क्वांटिटी की जो क्वांटिटी है ना पूरी की पूरी, वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। अगर आप U चेंज करोगे तो N चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंगली। समझ में आ रही है बात? सो जस्ट राइट इट डाउन। फिर मैं 1-2 क्वेश्चंस करवाता हूं आपको, कैसे इसको करना है, हमें यूज कैसे करना है न्यूमेरिकल्स में। ओके, आप सबको याद होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, पढ़ा है 9th क्लास में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है आपका, दैट इज वैल्यू है उसकी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो माय क्वेश्चन इज convert 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर into FPS सिस्टम। FPS में कन्वर्ट करना है आपको 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को। पॉज करो वीडियो को और इसको ट्राई करो। डन। तो आपको ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर SI में है, और आपको SI सिस्टम से FPS में जाना है। SI सिस्टम में लेंथ होती है मीटर में, और FPS में लेंथ होती है फीट में। टाइम दोनों में ही सेकंड होता है। तो कहने का मतलब है मुझे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को कन्वर्ट करना है FPS में। FPS में इसी चीज को मैं लिखूंगा फीट पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब मुझे मीटर को फीट में कन्वर्ट करना है। तो इसको मैं 9.8 ही रहने देता हूं, इंटू 1 मीटर को मैं क्या लिख सकता हूं, अभी पीछे मैंने आपको बताई है वो 3.28 फीट लिख सकते हैं, और सेकंड को सेकंड ही रहने दो। तो ये बना आपका 9.8 इंटू 3.28 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये बन गया। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 328 और 98, 8 8 जा 64, 8 2 जा 16, 22, 8 3 जा 24, 26, 9 8 जा 72, 9 2 जा 18, 25, 9 3 जा 27, 29, 4 4 11 10 12। तो ये बन जाएगा आपका 32.14 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ रहा है कन्वर्जन कैसे? आपको यूनिट्स के साथ खेलना आना चाहिए कि कैसे आप यूनिट टू यूनिट दूसरे यूनिट में ऐसे जा सकते हो आप। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिखता हूं, उसको पॉज करना आप वीडियो को, उसके बाद उसको सॉल्व करना। क्वेश्चन है, आपको कन्वर्ट करना है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आपको याद होगा क्या वैल्यू थी उसकी? G इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर इंटू CGS सिस्टम। इसको CGS में कन्वर्ट करना। पॉज करो वीडियो को और सॉल्व करो कैसे करेंगे इसको CGS में कन्वर्ट। डन? ओके। तो सबसे पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए SI और CGS में क्या होता है। अच्छा, न्यूटन की अगर मैं बात करूं आपको, वैसे तो मैं आपको बताऊंगा CGS में जो न्यूटन का यूनिट होता है वो डाइन होता है, वो आगे क्वेश्चन की फॉर्म में ही मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा कॉन्सेप्ट। पर मान लो आपको नहीं पता कि न्यूटन को CGS में क्या बोलते हैं, नहीं पता, आपको नहीं बताया कभी किसी ने, तो आपको ये तो बताया होगा कि फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास होता है kg में, एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
तो बेटा इसी को तो हम न्यूटन बोलते हैं। तो न्यूटन जो होता है वो एक्चुअली हम इसको बोलते हैं। तो क्या मैं इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं, जी को, इसको ऐसे ही रहने देना, एन को, ये मैग्नीट्यूड को। यहां देखते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। केजी से केजी ऐसे जाएगा, तो ये बना आपका 6.67 इंटू 10⁻⁻11 मीटर क्यूब अपॉन केजी सेकंड स्क्वायर, ये बन गया। अब तो कर सकते हो सीजीएस में, मीटर का सीजीएस वर्जन क्या होता है, सेंटीमीटर, केजी का होता है ग्राम, से सेकंड का सेकंड होता है। बस इसको एज इट इज रहने दो, यहाँ पे कर लो कन्वर्ट। 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू, अब मीटर का बना सेंटीमीटर, कितना होता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100⁻³ अपॉन केजी में 1000 ग्राम्स होते हैं, 1000 ग्राम्स, और ऊपर बना ये सेंटीमीटर। अब क्योंकि मीटर का क्यूब था तो ये सेंटीमीटर का भी क्यूब बनेगा, या आप इसको 100 सेंटीमीटर का क्यूब ऐसे लिख दो, एक ही बात है। और सेकंड स्क्वायर, तो ये बनेगा 6.67 इंटू 10⁻11। अब देखना यहाँ पे 100 का मतलब होता है 10⁻², और 10⁻² की पावर जब आप 3 करोगे, 10⁻² की पावर जब आप 3 करोगे, 3 2 6 बन जाएगा, 10⁻6 आ जाएगा ये, तो इंटू 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन नीचे बना आपका 10⁻³ ग्राम्स सेकंड स्क्वायर। तो अब देखो ये यूनिट इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग बन गया, मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, केजी ग्राम, सेकंड सेकंड। तो अब ये ऐसे गया 3, तो 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 10⁻3, तो इसको मैं इधर लिख देता हूं 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 10⁻3। अब पावर्स ऐड हो जाएंगी, -11 और +3 कितना होगा, -8। तो फाइनल आंसर बेटा जो आएगा आपका, दैट विल बी 6.67 इंटू 10⁻8। यूनिट्स आएंगे सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम सेकंड स्क्वायर। तो यूनिट्स को तोड़ना सीखो कि न्यूटन हमने बोला किसको। ऐसे ही चलो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, इसका कमेंट में मेरे को आंसर देना। जूल, जूल को आपको तोड़ना है बिल्कुल ऐसे ही, और मुझे उसको केजी मीटर और सेकंड के वर्जन में बताना है। कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर देना है इसका। जूल को तोड़ो और इसी वर्जन में मुझे उसका आंसर चाहिए। और जूल पहले ये पता करो जूल बोला किसको, फिर उसको फर्दर तोड़ो, MLT तक पहुंच जाओ, मतलब मास लेंथ टाइम तक पहुंच जाओ, उसका इसका वर्जन मुझे आप बताओ। जस्ट नोट इट डाउन, ये दोनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। ओके, अब हमें ये पता है कि हमारी बेसिक क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं, बेस क्वांटिटीज या फंडामेंटल क्वांटिटीज हमारी कौन सी हैं, मास है, लेंथ है और टाइम है। तो अब हमने एक काम करना है, हमने अब ये काम करना है कि हमने सारी क्वांटिटीज को अब मास लेंथ टाइम के वर्जन में हमने उनको एक्सप्रेस करना है। मास लेंथ टाइम और बाकी जो हमारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, मतलब सारी क्वांटिटीज को अब मैं अपनी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज की फॉर्म में एक्सप्रेस करूंगा। अब ध्यान से समझना, मेरे पास है फोर्स ले लेते हैं। फोर्स, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। समझ में आ रही है बात? अब वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी मतलब है तो ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी होती है आपकी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एक और टाइम नीचे ऑलरेडी चल रहा है, तो ये बना मास इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम स्क्वायर। अब इससे फर्दर तो मैं इसको नहीं तोड़ सकता, नीचे तोड़ना मीन्स इसको मैं बेस क्वांटिटी की तरफ लेके जा रहा हूं। तो अब जो मेरा फोर्स है वो बन गया मेरा मास इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का स्क्वायर। अब हमने काम करना है, हमने क्या करना है,
इसको मैं एक फॉर्मेट में लिखने वाला हूं, अब ध्यान से समझना, एक फॉर्मेट में लिखने वाला हूं। फोर्स को लिख रहा हूं मैं F, और बाहर लगाई मैंने उसके स्क्वायर ब्रैकेट, इज इक्वल टू, मास को लिखा मैंने कैपिटल M। क्या इसकी पावर कौन सी चल रही है यहां पे? 1 ही तो चल रही है, इसकी भी 1 चल रही है, तो m रेज टू पावर 1। डिस्प्लेसमेंट, मुझे बताओ मास, लेंथ और टाइम में से डिस्प्लेसमेंट को किस में फिट करोगे? लेंथ में। तो मैं डिस्प्लेसमेंट को लेंथ लिख सकता हूं L, इसकी भी पावर 1 है, अपॉन टाइम को लिखूंगा कैपिटल T, इसकी पावर 2 है, और ये पूरे का पूरा आएगा स्क्वायर ब्रैकेट में। तो ये बना m1 L1 T -2। तो मेरा जो एक्सप्रेशन है वो ये बन गया, F इज इक्वल टू m1 L1 T -2। ऐसे लिखा मैंने इसको, अब ध्यान से समझना। 1 -2 ये क्या है? पावर्स। किसकी पावर्स? फंडामेंटल क्वांटिटीज की। फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी है? मास, लेंथ, टाइम। तो मास, लेंथ, टाइम की पावर्स जो कि हम यूज करते हैं किसी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, उन पावर्स को बोला जाता है, वो उस क्वांटिटी की डायमेंशंस हैं। तो अगर आपसे पूछे व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ फोर्स, तो आपको पावर्स की नॉलेज होनी चाहिए कि मास की पावर उसमें 1 होती है, लेंथ की पावर 1 होती है, टाइम की पावर -2 होती है। तो पावर्स को आपने बोला डायमेंशंस, और जब उन डायमेंशंस को आपने ऐसे लिखा m1 L1 T -2, तो इसको हमने बोला डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला को लिखने का तरीका, स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ, उसके अंदर बेस क्वांटिटीज लिखो और उनकी पावर्स लिख दो जो जो बन रही हैं। अगर सिर्फ पावर्स की बात कर रहे हैं तो वो डायमेंशंस हैं। अगर मैं उस डायमेंशंस को MLT के ऊपर लिख के ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कर दूं तो वो डायमेंशनल फॉर्मूला है। और अगर मैं ये बता दूं कि ये किसका फॉर्मूला है ऐसे करके, तो इस पूरी चीज को बोला जाता है डायमेंशनल इक्वेशन। आ गया समझ में? 3 चीजें, डायमेंशंस, डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल इक्वेशंस। डायमेंशंस पावर्स हैं, मास, लेंथ, टाइम की। डायमेंशनल फॉर्मूला, स्क्वायर ब्रैकेट में मास, लेंथ, टाइम की वो पावर्स लिख दो। डायमेंशनल इक्वेशन किसकी है? लेफ्ट साइड में वो क्वांटिटी लिख दो। तो ये 3 टर्म्स हैं, इनको कर लेते हैं अभी हम। ठीक है जी। तो इसकी हम हेडिंग डाल सकते हैं, टर्मिनोलॉजीज। सबसे पहले है डायमेंशंस। These are the powers to which base quantities are raised to express a physical quantity। फिर है डायमेंशनल फॉर्मूला। It represents how base quantities are, it represents how base quantities represent a physical quantity
बस इट रिप्रेजेंट्स हाउ बेस क्वांटिटीज रिप्रेजेंट अ फिजिकल क्वांटिटीज. थर्ड, डायमेंशनल इक्वेशन. इसको लिखना यहां पे, इट इज रिटन विद इन स्क्वेयर ब्रैकेट्स. डायमेंशनल इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन कंटेनिंग physical quantity and its dimensional formula. तो ये तीन चीजें हो गई. एक हो गई आपकी डायमेंशंस, दूसरी होगी आपकी डायमेंशनल फॉर्मूला, तीसरा हो जाएगा आपका डायमेंशनल इक्वेशंस. अब यहां पे क्या है कि ये तीन चीजें तो आपने समझ ली. अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, F इज इक्वल टू M1 L1 T-2. इसमें इज डायमेंशनल इक्वेशन. ये तो डायमेंशनल इक्वेशन है पूरी की पूरी. M1 L1 T-2 is dimensional formula, और 1, 1, -2 are powers to which base quantities are raised, hence they are called as dimensions. समझ में आया? एक ही एक्सप्रेशन में हमने तीनों चीजें समझ ली. F इज इक्वल टू M1 L1 T-2 में ये पूरी चीज डायमेंशनल इक्वेशन है. जो राइट हैंड साइड में है वो डायमेंशनल फॉर्मूला है, और ये जो पावर्स हैं 1, 1, -2 ये उसकी डायमेंशंस हैं. समझ में आ रही है बात? सो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज जो हमने यहां पे अभी सीखी हैं. अब इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा वो आएगा कन्वर्जन. जैसे मैं आपको सबसे पहले सिखाऊंगा न्यूटन को डाइन में कैसे कन्वर्ट करना है, या किसी और चीज को किस में कैसे कन्वर्ट करना है, दैट वी विल प्रैक्टिस. बट टिल देन इसके आप ढंग से एक बार रिवीजन कर लो और नोट्स आप ढंग से बनाते रहो. मैं अगेन रिक्वेस्ट टू यू इज प्रॉपर नोट मेकिंग करवाऊंगा मैं आपसे, सो दैट आपकी अपनी प्रैक्टिस अच्छे से और सारी चीजें आप अच्छे से सीखो. ठीक है? तो पढ़ते रहो लगातार, कोई ब्रेक नहीं लेना आपको बीच में. एंड जस्ट कीप रिवाइजिंग, स्टे सेफ. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.